नमस्कार दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले का 17वां दिन है और आज जंग से जुड़ी ऐसी कौन सी जानकारियां हैं, खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस वीडियो के जरिए ऐसी 10 जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किन देशों को कहा कि तुम सबने अगर युद्धपोत नहीं भेजा तो, और जिन देशों को कहा उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है। क्यों ट्रंप की यह नौबत आ गई कि ईरान से लड़ते हुए बाप बाप कर रहे हैं, बिहारी भाषा में कहूं, और दुनिया के देशों को वहां बुला रहे हैं। लेकिन क्या दुनिया के देश वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को क्यों वीडियो के जरिए कहना पड़ा मैं जिंदा हूं कॉफी शॉप पर आकर? और क्या अगर ये कह रहे हैं मैं जिंदा हूं तो लोग ऐसा मान रहे हैं क्या? समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। ईरान ने दागी घातक सेजिल मिसाइलों की लगातार खेप दागी जा रही है। उसमें एक घातक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। क्या है इस मिसाइल के मायने, और इसके बाद भी ईरान की तरफ से लगातार जो मिसाइलें दागी जा रही है उसके बारे में जानकारी। ईरानी नेवी की बड़ी चेतावनी, यूएस के एक वॉरशिप को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। तो इसका क्या मतलब है? फुजेरा पोर्ट पर तेल की लोडिंग क्यों बंद हुई? हमले की बड़ी तस्वीर आई है ईरानी हमले की, इस पर भी आगे बात करेंगे। ईरान युद्ध लंबी लड़ाई के लिए तैयार, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा। तो इसका क्या मतलब है? यूएई पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले, यूएई को क्यों टारगेट कर रहा है ईरान? ईरान की हिरासत में 50 जासूस, कहां से आए जासूस? 40 साल बाद यूएस को मिला मूर्ख राष्ट्रपति। एक अमेरिकी सीनेटर ही कह रहा है ट्रंप के लिए कि 40 साल बाद ऐसा राष्ट्रपति आया है जिसने अमेरिका को जंग में झोंक दिया, ईरान के खिलाफ उतर गया। चाबार अमेरिकी हमले की खबर है कि अमेरिकी हमले ने चाबार पोर्ट के पास हमला किया है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वापस लौटते हैं सबसे बड़ी खबर पर कि ट्रंप ने कई देशों को कहा, नेटो देशों को, कि आप सब लोग अपने अपने वॉरशिप लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जो बेड़े हैं उनके साथ आए और ईरान को सबक सिखाएं, या सेफ पैसेज बनाने के लिए ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप सब इसमें शामिल होइए, क्योंकि आप सब वहां से जो तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है उस तेल को आप खरीदते हैं, उसके लाभार्थी हैं। परसों ये ट्रंप ने कहा था, और ये भी उसके पहले कहा था कि हमने तो उनकी मिलिट्री 100% खत्म कर दी। लेकिन क्या हुआ है? ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देशों को तो ये कहा ही, गुहार लगाई। जैसा मैंने शुरू में कहा, बिहार में कहते बाप बाप कर गए, तो बाप बाप कर गए। ऐसा लग रहा है 17वें दिन, 16वें दिन या 15वें दिन से कि अब उन्हें दुनिया के जो बाकी देश हैं उनको बुलाना पड़ रहा है। जैसे होता ना, मोहल्ले का दादा दूसरे मोहल्ले में गया दादागिरी करने, उसे लग रहा था उस मोहल्ले में जो दादा है उस पर हम भारी पड़ेंगे। दरअसल वो भारी था भी, वो 25-50 लोगों को लेकर गया और उस मोहल्ले में फंस गया। उस मोहल्ले के लोगों ने इन 50 दादा वाले गैंग के मुकाबले 5-7-10 लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसी तैयारी कर रखी थी कि दादा को उस मोहल्ले में घेर लिया। अब दादा उस मोहल्ले में फंस गए हैं जाकर, तब दादा अपने तमाम रिश्तेदारों को, मित्रों को, दुनिया भर को फोन कर रहे, भैया तुम भी आ जाओ, हम तो यहां फंस गए हैं, अब तो हम इस मोहल्ले में घिर गए। कुछ ऐसी स्थिति ट्रंप की हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप घिर गए। अब घिर गए ट्रंप मतलब खुद नहीं, उनकी सेना अमेरिका घिर गया है। तो अब उन्हें लगता है कि किस तरह से यहां निकलें और किस तरह से यहां ईरान, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जहां ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है, जो बार बार कह रहा है यहां से अमेरिका और इजराइल की किसी भी कार्गो शिप को, तेल टैंकर को गुजरने नहीं देंगे, तो वहां कैसे हम ईरान को पीछे धकेलें या ईरान को मजबूर करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी दादागिरी बंद करे। तो अमेरिका ने कई देशों को कहा। इसका क्या जवाब आया वो हम आगे बताते हैं। इन देशों की तरफ से क्या खबर है? दिलचस्प बात, अमेरिका ने चीन से भी गुहार लगाई। चीन से अमेरिका की क्या दुश्मनी कितनी है हम सब जानते हैं, और चीन ईरान का साझेदार है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होके जो तेल आता है उसमें 90% तेल चीन में जो जाता है वो ईरान से आता है। खैर, तो फाइनेंशियल टाइम्स में, लंदन के अखबार में, ब्रिटेन के अखबार में आज इंटरव्यू छपा है एक ट्रंप का। उस इंटरव्यू में अब वो धमकी पर आ गए। पहले तो उन्होंने कहा, जैसे मोहल्ले की दादा की कहानी सुनाई, पहले तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग युद्धपोत भेजो अपने, क्योंकि आप सब तेल लेते हो। और जब 48 घंटे में कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया तब अब धमकी दे रहे हैं। नेटो के सबसे बड़े कर्ता धर्ता ट्रंप है, अमेरिका है। सबसे ज्यादा बजट अमेरिका का है,
देश उसके सदस्य हैं, लेकिन उन सदस्य देशों के साथ ट्रंप का व्यवहार हमेशा ऐसा लगता है जैसे द्वयम दर्जे का करते रहे। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर चाहे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे और जो छोटे नॉर्वे, स्वीडन और बाकी देश हैं, उन देशों के हेड ऑफ स्टेट के साथ किस तरह से बर्ताव करते रहे, फ्रांस से लेकर इटली तक दुनिया जानती। लेकिन इन्होंने इस इंटरव्यू में कहा, क्या धमकी दी, धमकी कहां तक पहुंची। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के सहयोगी देश, नेटो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने में मदद नहीं करते हैं तो नेटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। भैया, आप गए थे सींग लेकर इजराइल के साथ मिलकर वहां लड़ने, मारने, पीटने ईरान को। 28 तारीख को आपने उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपने उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, आपने इतनी तबाही मचाई कि आप कह रहे हैं कि अब कुछ भी बचा ही नहीं, ईरान तो एकदम पैदल हो चुका, उसके पास कुछ भी नहीं है। और 5-7 दिन से आप कह रहे हैं कि जंग तो फिनिश है, हम तो जीत चुके, हमें किसी की जरूरत नहीं है। 6 दिन पहले आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कहा था, जब उधर से खबर आई कि 2 फाइटर जेट वो भेज सकते हैं अमेरिका की मदद के लिए, उन्होंने ना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, ट्रंप साहब ने कहा था। और अब आप सबको कह रहे हो भैया सब आओ, और कह रहे हो कि अगर नहीं आए तो अब नेटो की स्थिति खराब होगी, मोहल्ले के दादा की तरह, कि अगर तुम हमारी लड़ाई में साथ नहीं आए तो हम पूरा नेटो खत्म कर देंगे। चूंकि हम खत्म कर देंगे मतलब मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा, या नेटो हमारे बिना उसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा फंड नेटो को अमेरिका देता है, अमेरिका के बिना नेटो का कोई मतलब नहीं, भले 32 देश उसके सदस्य हैं। तो ये कहा, इसी में है इंटरव्यू में। क्या देखिए ट्रंप चालाकी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिन्हें इस स्टेट से फायदा होता है उनके लिए जरूरी है कि ये सुनिश्चित करने में मदद करें कि यहां कुछ बुरा ना हो। भैया, आप टांग अड़ाने गए थे, सींग लड़ाने गए थे, तो आपने क्या फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और बाकी जो भी देश हैं, नॉर्वे हो, स्वीडन हो या जापान हो, या जिनसे गुहार लगा रहे, चीन से, क्या इन सब से पूछ के गए थे कि हम जा रहे हैं पटक पटक कर मारेंगे ईरान को, लेकिन अगर वो पलट के हमें मारने लगा, या पलट कर ईरान अगर हमें नुकसान पहुंचाने लगा, या ईरान हमारे सामने शिकस्त खाने को तैयार नहीं हुआ, या ईरान को हम धूल नहीं चटा पाए, तो तुम सब भाई लोग दौड़ते हुए आ जाना पीछे पीछे। पूछ के गए थे? नहीं गए थे। अब फंस गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, चूंकि ईरान की पेशबंदी ऐसी है और वहां 32-33 किलोमीटर का स्ट्रेट है जहां से हर रोज 100, 125, 150 के आसपास जहाज गुजरते हैं, दुनिया के 20% तेल उसी रास्ते से होकर आता है, बहुत बर्बाद कर चुके हैं। अब ट्रंप साहब इस तरह की, अब फिर बार्गेनिंग, ब्लैकमेलिंग, कि अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा। उसी में कहा कि अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है या प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है तो मुझे लगता है नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। यह भी कहा कि इस महीने के अंत तक हम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को भी अब टाल देंगे। मतलब चीन को भी बार्गेन कर रहे हैं, या चीन को भी एक तरह से करें कि अगर तुम नहीं आए युद्धपोत लेकर, या तुमने मदद नहीं की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रास्ता खाली कराने में, तो हम शी जिनपिंग से मीटिंग को भी टाल देंगे। जैसे शी जिनपिंग इनके कहने से ही दौड़ता दौड़ता वहां आ जाएगा, जैसे शी जिनपिंग ना हो नेतन्याहू हो, कि नेतन्याहू इनके इशारे पर कुछ कर सकते हैं और ये उनके इशारे पर कुछ कर सकते हैं। तो ये है। उसमें उन्होंने कहा मुझे लगता है चीन को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन 90% तेल की आपूर्ति इन्हीं स्ट्रेस से लेता है। भाई चीन तो पहले से ले रहा है, ईरान को मदद भी कर रहा है, बल्कि अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में भी चीन और रसिया पीछे से बैकडोर से मदद कर रहे हैं। चीन उनका हर तरह से पार्टनर है। ईरान डंके की चोट पर कर रहा है कि चीन हमारा दोस्त है, रूस हमारा दोस्त है। तुम जो दोस्त है उसका, ईरान का, उस दोस्त को भी पुकार रहे हो इस जंग में कि हमारे साथ आ जाओ, भले तुम ईरान के दोस्त। ये भी जानते हैं कि चीन ईरान का दोस्त है। तो ये सब कहा। उसके बाद उन्होंने कहा हम इससे पहले जानना चाहेंगे, 2 हफ्ते लंबा समय है, हम इसे टाल भी सकते हैं। मतलब शी जिनपिंग की मीटिंग के लिए कहा कि हम मीटिंग नहीं करेंगे अगर तुम आओगे नहीं, यहां आओगे नहीं रेस्क्यू करने, मतलब मदद करने या ईरान को सबक सिखाने। इस तरह की बात उन्होंने कहा। हमारे पास एक नेटो नाम की चीज है, हमने इसके साथ व्यवहार अच्छा किया है, लेकिन ये किसी भी तरह के एक्शन के लायक नहीं है। यही बात उन्होंने ग्रीनलैंड के समय भी कही थी। 12 उसके बाद क्या हुआ इस इंटरव्यू के बाद, और दिखाता हूं कौन कौन देश की क्या प्रतिक्रिया है। एक दूसरा इंटरव्यू कुछ देर पहले आया जिसमें उन्होंने कहा सुबह कि उनसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा एयरफोर्स 1 में, तो उन्होंने कहा कि आप ये तर्क दे सकते हैं शायद हमें वहां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उस तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास तेल है, हम दुनिया के नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं, तेल के प्रोड्यूसर हैं भी, तो फिर गए क्यों? और गए तो आप लड़ो, आप क्यों सबको पुकार रहे हो, सबसे गुहार लगा रहे हो, मनवार कर रहे हो कि हम तो फंस गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। आपने 2500 मरीन, कई युद्धपोत
और पूरी आपने तैनाती कर रखी है। खबरें 3 दिन से आ रही है कि 7th फ्लीट भेज सकते हैं। अब मदद मांग रहे हैं और आखिर में उसी इंटरव्यू में कहते हैं मैं मांग कर रहा हूं कि यह देश आगे आए और अपने ही क्षेत्र की रक्षा करें, वहीं से उन्हें ऊर्जा मिलती है, इसलिए उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। मतलब अब सब देशों से कह रहे हैं आओ हमारी मदद करो, तुम यहां से तेल लेते हो इसलिए हमारी मदद। भैया जो तेल लेते हैं और जिनको तेल की जरूरत है, जिनका तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वो तो लड़ने नहीं गए थे। आप कहते हो आप वर्ल्ड के नंबर 1 तेल के उत्पादक हो भी प्रोड्यूसर हो, तो फिर आप वहां गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या ईरान से लड़ने, क्योंकि आपका इरादा ईरान के तेल भंडार पर था। दुनिया जानती है, जैसे वेनेजुएला पर इन्होंने कब्जा किया और उसी तरह से इनका इरादा था कि ईरान को पटक पटक कर मारेंगे, उनके सुप्रीम लीडर को मार देंगे, पूरी अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करेंगे, वो तो घुटनों के बल आ जाएगा और किसी ढंग से अपना रिजिम वहां कठपुतली रिजिम बनाएंगे और वहां के तेल भंडार पर कब्जा होगा, जैसे 79 क्रांति के पहले था। पिट्ठू वहां का बादशाह जो रेजा पहलवी का बाप, ऐसे ही था अमेरिकी पिट्ठू। 50 के दशक में ऐसे ही तख्ता पलट वहां हुआ था, बाद में 79 में। खैर, अब कौन कौन देश साथ आए, आने की संभावना है। अब जैसे आज द गार्डियन में खबर छपी है जिसमें है कि ट्रम्प्स कॉल फॉर एलाइड डिप्लॉयमेंट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मीट्स म्यूटेड रिस्पॉन्स। मतलब म्यूटेड रिस्पॉन्स मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एलाइज से, नेटो के एलाइज से। फ्रांस शामिल होने से इनकार कर रहा है। गार्डियन की खबर जरा मैं आपको बता दूं, फ्रांस इसमें द्वंद्व में भी है, इनकार भी कर रहा है। फ्रांस ने स्पष्ट किया, रक्षा मंत्री ने कहा अभी संघर्ष बढ़ रहा है, इसलिए इस समय जहाज भेजने का कोई सवाल नहीं है। फ्रांस की नीति सिर्फ डिफेंसिव है और फिलहाल फ्रांस अपने प्रमुख विमान वाहक पोत को भूमध्य सागर से हटाने की योजना नहीं बना रहा, लेकिन अभी इस तरह से लड़ाई में शामिल होने की उसकी योजना नहीं है, ये फ्रांस की तरफ से कहा गया है। सिर्फ जहाज़ों को एस्कॉर्ट करने वाला मिशन बताया जिसके लिए इनके दुपोत हैं। खैर, तो फ्रांस की ये स्थिति है और फ्रांस को जलील भी करते रहे हैं ट्रंप पहले भी। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, भाग लेने से मना किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है नेटो के, साफ साफ कह दिया। जापान ने भी सेना भेजने का फैसला नहीं किया। जापान की तरफ से खबर आई है कि जापान का जो वहाँ संवैधानिक व्यवस्था है जापान में, उसमें इस तरह से किसी दूसरे देश में कहीं ऐसे युद्धपोत भेज नहीं सकते। खारिज भले नहीं किया है, लेकिन उसका जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत ये उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए सावधानी से फैसला लेना होगा, तो जापान ने कहा है। उसके बाद यूके शामिल होने को लेकर हिचकिचाहट है। इतनी बेइज्जती कर चुके हैं ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को। भैया 7 दिन पहले तुमने कहा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि तुम्हारे जहाज हमें नहीं चाहिए, हम तो जंग जीत चुके, और अब तुम मदद मांग रहे हो, तो वहां इसको लेकर है। दक्षिण कोरिया प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है, खबर आई। चीन सैन्य भागीदारी को खारिज किया, इसमें कोई शक ही नहीं कि चीन वहां जाएगा नहीं। चीन का तो दोस्त है ईरान, ईरान का दोस्त है चीन, और ईरान की लड़ाई में पीछे से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, बहुत तरह के सपोर्ट होते हैं, इंटेलिजेंस के, कुछ हथियारों के भी, सूचनाओं के भी, बहुत तरह के सपोर्ट जो होते हैं मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने को, मिसाइल की ट्रैकिंग सिस्टम को लेकर, या अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की जानकारी, अमेरिका के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानकारी, ताकि टारगेटेड ढंग से वहां उसकी मिसाइल या ड्रोन से हमला हो सके। कह रहे हैं चीन ये कर रहा है, रसिया कर रहा है। रसिया के बारे में तो बहुत खबरें छपे, आप चीन से एक्सपेक्ट करते हो। तो ये अभी स्थिति ट्रंप साहब की है। मतलब मोहल्ले का दादा अपने 150 लोगों के साथ सबसे बड़ा दादा जो मानता है, वो दूसरे के मोहल्ले में जिसको वो कमजोर मानता था, उसके मोहल्ले में चला गया अपना पूरे हथियार के साथ, लाओ लश्कर के साथ। उसके बाद उस मोहल्ले में लोगों ने उसको घेर लिया, उस दादा को। तब वो दादा रेस्क्यू के लिए बाकी दूसरे जगह से लोगों को, दूसरे शहरों के दादाओं को बुलाना चाह रहा है, छोटे बड़े जो भी, आ जाओ भैया हम तो यहां फंस गए। तो ये स्थिति ट्रंप साहब की है। अब उसके बाद आते हैं पुतिन साहब की बात करते हैं, माफ करें नेतन्याहू साहब की। अब ये हुआ कि एक वीडियो नेतन्याहू की तरफ से जारी किया। पहले इस वीडियो को देखिए, आप देखिए और सुनिए पूरी बात। यहां जो लिखा सुनिए, क्या तुम मेरी उंगलियां गिनना चाहते हो? देख लो, हर हाथ में ठीक ठीक 5-5 उंगलियां हैं। इसको हमने हिंदी तर्जुमा किया है एआई की मदद। मैं यहां खड़ा हूं और कॉफी पी रहा हूं। ये कॉफी इतनी अच्छी है कि इसके लिए तो मरने को भी तैयार हो जाऊं, इतनी अच्छी कॉफी लग रही है नेतन्याहू साहब को कॉफी शॉप में। अपने देश इजराइल के लिए मैं हमेशा सब कुछ करने को तैयार हूं, जिंदा होने का सबूत देने आए नेतन्याहू। ये उनका वीडियो है।
תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן להישמע להוראות פיקוד העורף. आप देख सकते हैं, मैं וגם बिल्कुल לראשי ये הערים, वीडियो इसलिए जारी להיות करना תמיד पड़ा ליד מרחב. नेतन्याहू को, कल उनके ऑफिशियल हैंडल से आया, क्योंकि पिछले 4 दिनों से खबर सोशल मीडिया पर, दुनिया भर के बहुत सारे अखबारों में, वेबसाइट्स में, अलग अलग सोर्सेज से, सही गलत मैं नहीं जानता, खबरें चलने लगी कि नेतन्याहू बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। कुछ जगह आई कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, इस तरह की खबरें चलने लगी। वो खबर कैसे चली? क्योंकि इनका ही एक वीडियो था, वो आगे दिखाता हूँ, जिसको एक एआई वीडियो बताते हुए, इनके एक बयान के वीडियो को एआई वीडियो बताते हुए ये दुनिया भर में खबरें चली। तो कल ये जताने और बताने आए नेतन्याहू कि मैं जिंदा हूं, मेरी 5 ही उंगलियां हैं, उंगलियों को गिन लो, और मैं कॉफी पी रहा हूं, और ये सब बहुत अच्छा है, इसी कॉफी के लिए मैं मर भी जाऊं। तो ये और ये भी हुआ कि परसों आईआरजीसी की तरफ से एक धमकी आई, परसों या कल धमकी आई कि हम नेतन्याहू को जहां भी होंगे, हमारे बच्चों के कातिल हैं, चूंकि नेतन्याहू की इजरायली फोर्स, अमेरिकी फोर्स ने वहाँ ईरान में बमबारी की थी जिसमें 165 बच्चे मारे गए, तो हम अपने बच्चों के कातिल को छोड़ेंगे नहीं, एक धमकी आई आईआरजीसी की तरफ से। तो उसके बाद ये वीडियो आया। अब नेतन्याहू की कहानी देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया। ये खबरें थी जो दुनिया, मैंने हालांकि इस पर वीडियो नहीं किया 4 दिन से, क्योंकि मुझे लगा कि ये अफवाह है, र्यूमर है, तमाम तरह की, कोई ऑथेंटिक नहीं है, तो मैं इससे परहेज कर गया। लेकिन मैं देख रहा हूं जैसे सब जगह, भारतीय अखबार हो, विदेशी अखबार, इज नेतन्याहू इन कोमा, कवर अप स्पेकुलेशन अबाउट इजराइल पीएम्स हेल्थ, सेट सोशल मीडिया ऑन फायर, हु इज रनिंग द शो। ये द मिंट इंडियन अखबार है, ये कोई अखबार है। इसमें इज नेतन्याहू डेड, इंटरनेट क्लेम्स रिसेंट वायरल वीडियो ऑफ इजरायली पीएम एआई जनरेटेड एज इट शोज 6 फिंगर्स, सेट्स र्यूमर, मतलब 6 उंगलियां दिख रही है एक वीडियो में। कौन सा वीडियो बताता हूं? स्पेकुलेशन इसमें भी है, नेतन्याहू पॉसिबल डेथ, इंजरी। ये तंसीम न्यूज एजेंसी है, ईरानी न्यूज एजेंसी, एक्चुअली कहें तो ईरानी मीडिया ने सबसे पहले यह खबर दी थी 13 तारीख। उसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत में भी छपा, नेतन्याहू डेड और अलाइव, र्यूमर्स आफ्टर इजरायली पीएम मिस सिक्योरिटी मीटिंग, मतलब एक कोई सिक्योरिटी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, और उसके बाद ये खबर उड़ी। ये कोलाज है, ये एनडीटीवी इंडिया में, वेयर इज बीबी, 6 फिंगर्स वीडियो स्पार्क्स कंसर्न्स अबाउट नेतन्याहू। ये खबरें दुनिया भर के अखबारों में छपी, वो जिंदा है या नहीं है, तो बताने आए कि वो जिंदा है। लेकिन अब उसके बाद कुछ सवाल फिर सोशल मीडिया में पैदा हुए। אנחנו בימים היסטוריים, ימים שירשמו בתולדות ישראל. ये दिखाता हूं במבצע שאגת הארי, ये कैसे पैदा हुआ, ये खबर हुई कैसे। पहले तो यहां नेतन्याहू का वही वीडियो देखा जिसमें वो ऐसे करके 5 उंगलियां वो दिखा रहे हैं कि 5 उंगलियां इस हाथ में, 5 उंगलियां उस हाथ में, हाथ में कॉफी का कप है। उसके बाद ये खबर ऐसे आई थी। अब उस कप का भी पोस्टमार्टम भाई लोगों ने कर लिया, क्यों कप जो है कॉफ़ी, उसमें पूरी तरह से कॉफ़ी भरी है, झुकने पे कॉफ़ी गिर नहीं रही है, कुछ ऐसे हलचल नहीं है उसमें, तो इसलिए ये एआई जनरेटेड है। और इस तरह से एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए नेतन्याहू को जिंदा बचाने की कोशिश की गई। लेकिन ये खबर तब ऐसे फैली कि ये एक वीडियो है जो 13 तारीख को नेतन्याहू ने अपने बारे में, जो भी इजरायली स्ट्रेटजी के बारे में ये बताया। अब इस वीडियो में क्या था, ये वीडियो है। अब इस वीडियो में नेतन्याहू जिस तरह से बात, इसी वीडियो में कहा गया कि उनकी एक हाथ में 6 उंगलियां दिखती है। दरअसल मैंने देखने की, समझने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि वो एक ब्लर भी हो सकता है कि मोशन में 5 से 6 उंगलियां दिखे, ऐसा ब्लर हो सकता है। एक जगह इसी वीडियो में है, ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखिए उनकी 6 उंगलियां नहीं दिख रही है। यहाँ अगर देखिए एक, ये देखिए, लेकिन जब उंगली ऐसे ऐसे करते हैं तब अचानक 6 जैसी दिखती है। अब वो ब्लर है क्या? अब लेकिन दूसरी जगह देखेंगे तो 4 दिख रही, 4 इधर, 5, दरअसल 5 यहाँ 5 ही दिख रही है। लेकिन एक जगह ऐसे जब वो उंगली, ये देखिए यहाँ भी 5 उंगली दिख रही है, एक जगह 6 उंगली जैसा आया। ऐसा लगता है कि पिक्चर की वजह से ब्लर है, क्या है पता नहीं, लेकिन इसी से पिक्चर ग्रैब करके और उसके बाद ये लगातार चलाया गया सोशल मीडिया पर। खबरें आई कि नेतन्याहू की एक हाथ में 6 उंगलियां कैसे, ये देखिए जैसे है यहाँ पे, उसी जो वीडियो मैंने आपको दिखाया उसी वीडियो का हिस्सा ग्रैब शॉट है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 उंगली दिख रही है। जो वीडियो में अगर देखें तो दोनों पक्ष है, दोनों लॉजिक दे सकते हैं, कई जगह नहीं भी दिख रही है। लेकिन इस तरह से खबरें चलने लगी कि नेतन्याहू एआई जनरेटेड हैं, क्योंकि उनको 6 उंगली नहीं है, 5 उंगली वाले नेतन्याहू की 6 उंगली क्यों, तो ये सब चला। तो नेतन्याहू आए, उसके बाद अब जो है दूसरी कहानी फिर चलने लगी। जब कॉफ़ी का उन्होंने ये शो किया तो फिर आया कि इसमें जो है कॉफ़ी जब वो पी रहे हैं तो कॉफ़ी टपक नहीं रही है, या कॉफ़ी गिर नहीं रही है,
या कॉफ़ी हिल रही है, लेकिन मतलब जो भी कप कॉफ़ी और उसको देखकर फिर लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया कि ये वीडियो भी, जो वीडियो उन्होंने जारी किया है, ये वीडियो भी एआई वीडियो। अब हुआ क्या कि न्यूज़ 24 पे अभी देख रहा हूँ, ग्रॉक से लोग पूछ रहे हैं, जो एक्स का जो एआई है, ग्रॉक से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये वीडियो नेतन्याहू ने जो अपने होने के सबूत के तौर पर जारी किया, क्या ये भी फेक है, क्या ये एआई है? तो ग्रॉक भी कुछ ऐसी बात कर रहा है, इट्स एआई जनरेटेड, दिस इज अ डीप फेक ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू कैजुअली इन ए कॉफी शॉप टॉकिंग अबाउट लेबनान ऑपरेशन एंड प्रोटेक्टेड एरियाज व्हाइल शिपिंग कॉफी। नथिंग लाइक दिस रियल इवेंट एग्जिस्ट। मतलब ग्रॉक ने भी कुछ ऐसा बता दिया। अब इस पर फिर कहानी चल रही है, तो इसके बाद फिर कहानी चलने लगी सोशल मीडिया पर, आज चल रही है लगातार कि क्या वो जो है वो भी फेक वीडियो है, एआई है। अब ये देखिए, ये लोग दिखा रहे हैं एआई से बनाकर उसी तरह का वीडियो उसी कॉफी शॉप पर, मैक्रो हैं ये उसी कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहे हैं एआई का कमाल दिखाने के लिए कि भाई एआई में ये सब किया जा सकता है। और तरह तरह के मीम बन रहे हैं, जैसे ये मीम अभी बहुत चर्चा में है, देखिए फिर से देखिए, नेतन्याहू हैं, मास्क उतरा के एक्टर निकल रहे हैं, वो फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट हैं। तो ये वीडियो फिर वायरल हो रहा है दिखाने के लिए, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो वीडियो जो अभी नेतन्याहू ने जारी किया वो भी एआई के जरिए फेक बनाया गया। हालांकि बड़े तमाम अखबारों में फैक्ट चेक करके यही कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जिंदा हैं और जिस वीडियो को कल उन्होंने जारी किया वो सही वीडियो है। पहले भी जिस वीडियो के आधार पर 13 मार्च के वीडियो के आधार पर कहा गया कि उनके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, उस वीडियो में भी कई जगह 5 उंगलियां दिख रही है। एक उंगली मूवमेंट में ब्लर में, कहीं कैमरा ब्लर की वजह से ऐसा कैप्चर हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। अब आते हैं वो खबर जो मैंने बताया, ईरानी नेवी की बड़ी चेतावनी। ईरान डटकर खड़ा है अमेरिका के सामने, भले उसकी ताकत अमेरिका ने कितनी कमजोर कर दी हो, ट्रंप ने बड़े बड़े दावे करके कि हमने तो मिट्टी पलीद कर दी, मिट्टी में मिला दिया, 100% डेसिमेट कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, कुछ भी बचा नहीं। लेकिन अमेरिकी नेवी ने कहा है कि लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जहाज यूएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरान के लिए खतरा है। इस जहाज को लाल सागर में सहायता देने वाले सभी ठिकाने और केंद्र अब ईरानी सेना के संभावित निशाने पर होंगे। और ये जिस जहाज के लिए कहा गया है उसकी तस्वीर मैंने यहाँ जानबूझकर पोस्ट की है। ये यूएस का युद्धपोत है। यूएस के पास ऐसे ऐसे युद्धपोत हैं जहां एक साथ उसके डेक पर 25, 50, 100 जहाज जहां से टेक ऑफ कर सकते हैं, लैंड हो सकते हैं उस पर, और उसके बाद दुनिया भर की बाकी जो उनके साथ जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी चीज़ें हों। तो ये जो यूएस गेराल्ड फोर्ड को लेकर चेतावनी दी है, ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी करियर स्ट्राइक ग्रुप फारस की खाड़ी या हॉर्मुज के पास युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाता है तो वह टारगेट बन सकता है। और ईरानी कमांडर ने यह भी कहा कि उनकी मिसाइल, ड्रोन और स्पीड बोट्स ऐसे बड़े जहाज़ों को निशाना बनाने की क्षमता रखती हैं। ये भी कहा है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और बोट ऐसे उस पर नज़र रखती है। और उसके बाद ये आपको पता होगा जो ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनका जो युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, उस पर हमला किया गया, टारगेट किया गया, उसको कुछ नुकसान पहुंचा। ईरान का दावा है कि उसे इसलिए बहुत दूर 1000 या 1500 किलोमीटर दूर या 400 किलोमीटर दूर, तरह तरह के आंकड़े कहीं शिफ्ट किया गया क्योंकि उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी धमकी दी है कि अगर लाल सागर से हमारे किसी ठिकाने को यूएसएस गेराल्ड फोर्ड निशाना बनाता है तो उसको हम भी टारगेट करेंगे, हम सक्षम। उसके बाद ईरानी हमले के बाद यूएई के सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट हब है जो फुजैरा, कल परसों की वीडियो में भी आपको दिखाया था, फुजैरा पोर्ट पर ज़बरदस्त हमला हुआ है। अब ये हमले का आज वीडियो आया है, कुछ सेकंड का, देखिए आप एक बार फिर से देखिए, देखते हैं इसमें ऑडियो। ये धुआं गुबार पूरा, और ये फुजैरा पोर्ट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूएई का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला ठिकाना है। यहाँ से स्ट्रेटजिक तौर पर सबसे अधिक यूएई में जो जहाँ से तेल निर्यात होते हैं वो ये जगह है। और इसके अलावा भी कुछ टारगेट वैसे ईरान की तरफ से किए जा रहे, जबल अली फोर्ट और खलीफा फोर्ट। लेकिन ये यूएई के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है जिस तरह से टारगेट किया गया। और ईरान, ये खबर आज रॉयटर्स पे जो छपी है, जो जिसका जिक्र कर रहा हूँ, ये खबर है। और ईरान
अगर देखें तो लगातार अब यूएई को चेतावनी दे रहा है कि चूंकि तुम्हारी ज़मीन का इस्तेमाल, तुम्हारे लैंड का इस्तेमाल यूएस मिलिट्री के लिए, यूएस बेस के लिए किया जा रहा है और हमारे ठिकानों पर या ईरान पर हमला किया जा रहा है, इसलिए अब हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और जहां भी होगा अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट किसी भी तरह का उसको निशाना बनाएंगे। इसलिए बार बार कर रहा है, अपील कर रहा है यूएई से कि यूएई के लोगों से कि आप ऐसी जगह को खाली करें क्योंकि हमारे पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। बहरहाल एक बड़ा नुकसान यूएई को किया है। दुबई और आसपास वेस्ट एशिया के देशों को भी लगातार टारगेट कर रहा है इसी ढंग से ईरान। उसके बाद एक खबर आई, देर रात आई या सुबह आई, कि ईरान ने इजराइल पर दागी 54वीं खेप। हालांकि दूसरी खबर भी आ गई 55वीं खेप की, लेकिन 54वीं खेप में खबर आई कि इजराइल पर ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, सेजिल नाम है इसका, IRGC की तरफ से क्लेम किया गया, जो पहली बार दागी गई। 2000 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसे डांसिंग मिसाइल कहते हैं क्योंकि मिसाइल अपने रास्ता और दिशा बदलते हुए मिसाइल जाता है ताकि इंटरसेप्टर या एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ ना सके। इस तरह से इस मिसाइल को डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल दागी गई, ये दावा किया गया। सेजिल मिसाइल की तस्वीर है जो बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। ये सेजिल की तस्वीर है। इसमें कहा जा रहा है कि 2000 से 2500 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। पूरा इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, तुर्की का बड़ा हिस्सा, ये सब उसके जो मारक रेंज है उसमें है। और ये ध्वनि की गति, साउंड की गति से, स्पीड से 12 से 14 गुना ज़्यादा तेज चलता है। सॉलिड फ्यूल पर चलता है, बहुत ताकतवर होता है। मल्टीपल वार हेड होते हैं, बीच में ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं से भी मोबाइल लॉन्चर से इसे दागी जा सकती है। ये एक बड़ी खबर है। इसके अलावा ये भी आई कि 55वीं खेप दागी है, जिसमें कई मिसाइलों का फिर नाम है। हर बार ईरान की तरफ से उन मिसाइलों के नाम दिए जाते हैं। जैसे कहा जा रहा है, ईरान की तरफ से कहा गया, IRGC की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 55वीं लहर का इस्तेमाल किया गया, दागी गई है मिसाइलें, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें फतेह, हमाद और कद्र, और इसे विनाशकारी ड्रोन बताया गया है जो अमेरिकी ठिकानों अल धफरा एयरबेस, जुफैर नेवल बेस और शेख ईसा एयरबेस को भी मध्यम दूरी की ठोस ईंधन वाली मिसाइलों के साथ सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। उसके बाद जब तक ज़रूरत होगी तब तक जंग लड़ेंगे। ये अरागची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, जो एक तरह से कहें तो बाहर की दुनिया के लिए ईरान की तरफ से वही नुमाइंदगी करते हैं। उन्हीं के बयान, इंटरव्यू अलग अलग चैनल पर देखते होंगे। उन्होंने एक चैनल को, NBC को, शायद NBC को या किस चैनल को इंटरव्यू देकर उन्होंने कहा है ईरान युद्ध में लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। यह अमेरिका इजराइल का चुना हुआ युद्ध है। ईरान ने कभी सीज फायर की मांग नहीं की। बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि ट्रंप की तरफ से अचानक खबर प्लांट होने लगी कल से कि ईरान हमसे डील चाहता है, मतलब सीज फायर चाहता है, लेकिन हमारे मन लायक डील नहीं है, इसलिए हम वो डील के लिए ईरान को ऑफर नहीं दे रहे हैं या उसके डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अरागची ने खंडन किया कि हमने कोई ऐसी डील या सीज फायर की मांग नहीं की है। बमबारी और बातचीत साथ नहीं हो सकती। यूएस का सीधे जंग में कूदना, पूरे इलाके में संघर्ष इससे बढ़ रहा है। ईरान पर हमला हुआ तो बचाव का हमें अधिकार है। हमले के बाद दबे यूरेनियम निकालने का प्लान नहीं है, इस तरह से अरागची ने कहा। हालांकि इंटरव्यू बहुत लंबा है और भी बहुत सारी बातें कही है, लेकिन यह कि हम किसी भी सूरत में तब तक लड़ेंगे जब तक जरूरत होगी, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक ये इंटरव्यू के हवाले से है। उसके बाद यूएई पर ताबड़तोड़ हमला, जो पहले भी मैंने बताया, यूएई के डिफेंस मिनिस्टर ने ड्रोन और मिसाइल हमले की जानकारी दी है। एयर डिफेंस सिस्टम हमले करने में, नाकाम करने में जुटा है। ये रॉयटर के हवाले से खबर आई, क्योंकि ये भी सही है कि जितने हमले हो रहे हैं उनमें से 90% या उससे ज़्यादा हमले को जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको रोक भी रहा है। अदरवाइज इतनी मिसाइलें अगर उड़ रही है ईरान से, दागी जा रही है और अलग अलग इलाकों में टारगेट को हिट करती सारी मिसाइलें, तो तबाही का मंजर कुछ और होता। तो यही दावा किया जा रहा है कि 90%, 95% हो सकता है ज़्यादा मिसाइलें इंटरसेप्ट की जा रही है। तो जहां इंटरसेप्ट की जाती है, एयर डिफेंस सिस्टम उनको काउंटर करता है। वो मिसाइलें आसमान में ही फूटती है और गिरते गिरते डिफ्यूज होती है। तो कई बार उस गिरने की, मिसाइल के या ड्रोन के गिरने की तस्वीरें भी विस्फोटक या बहुत विनाशकारी दिखती है। तो ये दावा किया गया है डिफेंस सिस्टम की तरफ से। उसके बाद ईरान की हिरासत में 500 जासूस, अहमद रजा पुलिस प्रमुख हैं, ब्रिगेडियर जनरल। उन्होंने कहा अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान दुश्मनों को जानकारी देने के आरोप में 500 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। 200 लोगों पर बहुत गंभीर मामले हैं। ये लोग हमले वाली जगहों की वीडियो फोटो लेकर उन्हें भेज रहे थे।
कुछ ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे थे, ये इनकी तरफ से दावा किया गया पुलिस प्रमुख की तरफ से। उसके बाद अमेरिकी सीनेटर क्रिस वैन होलन ने कहा है कि ट्रंप और उनके डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं क्यों युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। एक बहुत ही तल्ख में देख रहा था, इनका बयान है, मैं बताता हूं जो उनका डिटेल में उन्होंने कहा है, एक सेकंड। और अमेरिका में बहुत विरोध हो रहा है, ऐसे भी अगर देखें तो ट्रंप के उस तरीके का या ट्रंप के रवैये का, और जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को टारगेट किया और अमेरिका को जाकर फंसा दिया। तो सीनेटर का इंटरव्यू अल जजीरा पर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जंग है जो अमेरिका उसके सहयोगियों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित बना रही है। हम लगातार बदलते हुए तर्क देख रहे हैं, लेकिन इस जंग का कोई साफ अंत नहीं दिखाई देता। बिना समझे बूझे हमने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। हमें नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमारे 7 सैनिक मारे जा चुके हैं, कई घायल हुए हैं, ईरान के नागरिक मारे गए, स्कूल की लड़कियां मारी गई। हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति है जिसे पता नहीं कि यह जंग किस दिशा में जा रही है, फिर ऐसा रक्षा मंत्री है जिसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। ये इन्होंने कहा है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव के प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि अमेरिका को विदेशी युद्धों, खासकर मिडिल ईस्ट के युद्धों से दूर रखेंगे। हम जानते हैं इराक वार में क्या हुआ, अमेरिका वहाँ फंस गया, लंबे समय तक वहाँ रहा। मेरे विचार से अमेरिका का कोई फायदा नहीं हुआ, ट्रंप ने हमें फिर वहीं धकेल दिया है। उसके अलावा बहुत अहम बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि अभी कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि वो इस पल का 40 साल से इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार उसी को इंटरप्रेट किया, आखिरकार 40 साल बाद ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति मिल गया जो इतना लापरवाह और मूर्ख था कि यह कदम उठा लिया। तो ये कह रहे हैं कि 40 साल से इजराइल इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा पागल मूर्ख सरफिरा राष्ट्रपति आए और उसके कहे के मुताबिक या उसके सुझाव के मुताबिक या उसकी ज़रूरत के मुताबिक इजराइल पर अपना हमलावर रुख अख्तियार करते हुए चढ़ाई कर दे, और वही हुआ। इसलिए इनका ये बयान है। उसके अलावा हमने दुश्मनों के 200 ठिकानों पर हमले किए, ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि दुश्मनों के 200 स्ट्रेटजिक जो पॉइंट्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको हमने हमला किया है। 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया। दुश्मनों को हर रोज़ 1.5 बिलियन रोज़ का नुकसान हो रहा है। 18 जहाज़ों और तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से कहा गया ईरान के बाद क्यूबा पर एक्शन लेंगे ट्रंप। ये ट्रंप का सरफरापन अब नेक्स्ट टारगेट है। पहले वेनेजुएला था, उसके बाद ईरान है, उसके पहले ग्रीनलैंड था, अब क्यूबा की बात करें। लेकिन अब विषय से बाहर जाएगा, इसलिए हम अब इस वीडियो को लंबा भी हो रहा है, हम ख़त्म करते हैं, वापस आते हैं पहले फ्रेम पर कि ट्रंप की दादागिरी, मतलब ट्रंप को भी पहली बार ऐसा पाला पड़ा है अमेरिका को, ऐसे मुल्क से जो साइज में, पावर में अमेरिका के मुकाबले छोटा है। मिलिट्री पावर में तो अमेरिका के मुकाबले ईरान कहीं नहीं कह सकते, उनके पास 3000 5000 जो भी मिसाइलें हैं। लेकिन अमेरिका के पास जिस तरह की एयर पावर है, जिस तरह की नेवल पावर है, जिस तरह के हथियार हैं, उसके मुकाबले ईरान के पास कुछ नहीं है। ईरान की नेवी और ईरान का एयरफोर्स कहीं नहीं टिकता अमेरिका के सामने। दरअसल इजराइल के एयरफोर्स के सामने ईरान का एयरफोर्स नहीं टिकता। बावजूद इसके 90 मिलियन आबादी वाला ईरान, 9 करोड़ लोगों की आबादी वाला ईरान अपने बुलंद हौसले के साथ, अपने मुल्क में इजाद किए गए, तैयार किए गए मिसाइलों के साथ, तमाम तरह के हथियारों के साथ, हौसले और जज्बे के साथ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इस जवाब की ट्रंप ने अपेक्षा नहीं रखी होगी, और यही स्थिति हो गई ट्रंप की कि कितने तरह के बयान बीते 10 दिनों में ट्रंप लगातार 12 दिनों से दे रहे। जंग के आज 17 दिन हुए और अंत में ट्रंप को लग रहा है कि अब तो हम फंस गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और अब फंस गए तो अब हमें वहां से रेस्क्यू कराने के लिए बाकी लोग। लेकिन वहाँ डर क्या है? बहुत पतला संकड़ा 32 किलोमीटर की चौड़ाई वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। वहाँ उनकी जिस तरह से नेवी है ईरानी, अंडरग्राउंड उनका कुछ ऑपरेशन का सिस्टम बना रखा होगा। वहाँ किसी तरह से शिप पर अटैक करने के उनके पास अपने तरीके उन्होंने बनाए होंगे। अंडरग्राउंड नेवल माइंस हैं, बहुत तरह की ऐसी तैयारी मिसाइल से लेकर माइंस की होगी ईरान की, क्योंकि ईरान को ये 20 साल 10 साल 15 साल से पता होगा कि वो ये दिन कभी आ सकता है। तो इसलिए ईरान ने इसकी तैयारी दशकों से की होगी, 20 साल 23 साल 40 साल से की होगी। ईरान इराक वार के बाद की होगी, क्योंकि इजराइल से ईरान का झगड़ा कोई नया है नहीं। और पिछले साल जून में जब 12 दिन की जंग चली तो उसके भी 8 महीने हो गए। ईरान ने ऐसी तैयारी कर रखी है, उसे अंदेशा रहा होगा कि ये लड़ाई आखिर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आएगी। वहाँ लड़ाई आई है, अब अमेरिका को ये देखना है कि उससे निकलें कैसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुँच जाएँ तो क्या करेंगे, और अगर यहाँ से जंग से एग्जिट करें तो क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत तरह के ख्यास हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जो भी खबरें आएगी बताता दिखाता रहूँगा। नमस्कार।